विद्यार्थी मित्रों, હું નિકિતા પટેલ ફ્રોમ શ્રમિક વિદ્યાલય। આપણે हिंदी सब्जेक्टની अंदर चैप्टर नंबर 12 भणी રહ્યા છીએ रानी, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार महादेवी वर्मा जो है उन्हें पशु पक्षियों से प्रेम था और वो अपने पिताजी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे के लिए जिद करते हैं और उनके पिता जो है वो उन्हें लाकर देते भी हैं। और उसका वर्णन हमने देखा था कि उसका रूप रंग कैसा था, वो सब हमने देखा था। अब आगे का पाठ देखते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। कि वो क्या सोचते हैं महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन कि ये रानी जो है वो और छोटी क्यों नहीं होती, कि अगर होती तो हम रोजी और निक्की को जिस प्रकार हमारे कमरे में रखते हैं उसी प्रकार इस रानी को भी हमारे कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। कि रानी को तो कमरे में नहीं ले जा सकते, इसलिए उनका बरामदा जो है वो अस्तबल बनाया गया। अस्तबल यानी जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, तो उनका बरामदा जो है वो अस्तबल बन गया और उसी पर वही हमारा कार्यालय बन गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बनाया नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आतिताफ थे। कि उनका बरामदा घोड़े बांधने के लिए नहीं था, लेकिन बच्चों की मांग पर घोड़ा लाया गया तो उसके लिए उसका बरामदा जो है वो अस्तबल बनाया गया। तो उस बरामदे के अंदर कई अलमारियां थी, आतिताफ थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौना का परिवार स्थापित होने लगा। कि उस अलमारी में हम खिलौने आदि रखने लगे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर, अयाल यानी लगाम, और उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मित्रता कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटक कर हिनहिनाने लगती। कि रानी के साथ उन्होंने बहुत ही कम समय में मित्रता कर ली। कि वो रानी की गर्दन में झूलते, उसके अयाल में फूल खोसते, उसे बिस्कुट मिठाई आदि खिलाते और थोड़े ही दिनों में उन सबके बीच अच्छी सी मित्रता हो गई। और उसकी वजह से रानी भी अगर इन तीनों बच्चों को नहीं देखती तो वो पैर पटक कर जोर जोर से हिनहिनाने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई। जीन यानी घोड़े के ऊपर जो रखा जाता है वो। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। कि अब उस घोड़े के ऊपर सवारी करने का कार्यक्रम शुरू होता है और जिन की जरूरत पड़ती है। घोड़े के ऊपर अगर सवारी करनी है तो जिन की जरूरत पड़ती है। तो महादेवी वर्मा और उसकी बहन के लिए एक छोटी सुंदर जिन खरीदी और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जिन बनाई गई जिसके ऊपर हम बैठे और हमारा संतुलन बिगड़ जाए फिर भी गिरने का भय नहीं रहता। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। आरूढ़ होना यानी सवार होना। कि बाहर चबूतरा था, उस पर हम सब खड़े हो जाते और एक के बाद एक रानी के ऊपर सवारी करते और छुट्टन हमारे साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता। कि महादेवी वर्मा स्कूल में जाती थी, इसलिए सवेरे उसके भाई बहन घोड़ी के ऊपर बैठकर घूम लेते थे। उसके बाद महादेवी वर्मा जब स्कूल से लौटती थी तो अब तीसरे पहर या संध्या के समय उसके साथ भी ये कार्यक्रम दोहराया जाता है, यानी कि छुट्टन उन्हें भी घुमाया करता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी कि उन्हें ऐसी सवारी करना पसंद नहीं था। क्यों अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसके पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए। कि उन लोगों को ऐसी सवारी पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक दिन जब सब दोपहर में सो जाते हैं तब वो अस्तबल से रानी को खोलकर बाहर ले आते हैं और चबूतरे पर खड़े होकर
उसकी पीठ पर सवारी करके बारी बारी अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगी। कितने दिन क्या था, छुट्टन उनके साथ रहता था, लेकिन वो उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें तो अकेले ही सवारी करनी थी। इसलिए एक दिन दोपहर में सबके सो जाने के बाद वो रानी को खोलकर ले आते हैं और बारी बारी से उसकी पीठ पर सवारी करने लगते हैं। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। अराजक प्रवृत्ति यानी अव्यवस्था वाली प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना की विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध होता है। कि बालक जो होते हैं यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें सामान्य बुद्धि ही होती है जब वो छोटे होते हैं, तब कि हम ऐसा करेंगे तो हमें नुकसान होगा। ये सब ऐसी उनकी सोच यानी उसके अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं कि उन्हें ये मालूम नहीं होता कि अगर हम घोड़ी के साथ ऐसा वैसा व्यवहार करेंगे तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। उन्हें तो क्या लगता है ये पशु पक्षी वनस्पति सब एक ही परिवार के हैं। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। कि निक्की और रोजी यानी वो कुत्ता और नेवला जो है वो भी रानी के साथ मस्ती करते थे, खेलते थे, कूदते थे। और महादेवी वर्मा क्या कहती है कि हम रानी की पीठ पर ऐसे बैठते थे मानो मयूर सिंहासन के ऊपर हम बैठे हुए हों। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। कि रानी जो है वो उन तीनों बच्चों की शक्ति भी पहचानती थी और कमजोरी भी जानती थी। कि उसकी पीठ पर अयाल यानी कि लगाम पकड़कर बैठने वालों को वह दुल्की यानी कि धीमी हल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती। कि पशु पक्षियों के अंदर भी बहुत ज्यादा हमसे भी ज्यादा समझ होती है। कि जो भी व्यक्ति रानी की पीठ पर बैठता और अयाल मजबूत पकड़कर बैठ जाता तो रानी को एहसास हो जाता कि इससे डर लगता है, इसलिए वो धीमी चाल से इधर उधर घुमाकर उस व्यक्ति को संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। कि एक दिन क्या किया कि जब महादेवी वर्मा घोड़ी के ऊपर बैठी थी तब उसके भाई ने उसके हाथ में रही हुई पतली सी सोटी जो है वो रानी के पैरों में मार दी। और चोट लगने की तो संभावना नहीं थी कि उसने धीरे से मारा था, इसलिए रानी को चोट लगने की तो कोई संभावना थी ही नहीं। परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। कि जब भाई ने उसे मारा तो उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि पशु पक्षियों का भी स्वाभिमान होता है, तो मानो उसको मारने से उसका स्वाभिमान घायल हो गया या कोई दुखद स्मृति या उसको कोई पुरानी याद जो है वो आ गई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किया हो। कि भाई के मारने पर मानो वो ऐसी भागी, इतनी तेजी से भागी मानो वो सभी चीजों को अपने में बांध लेना चाहती हो। कुछ देर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला कि महादेवी वर्मा जैसे तैसे उस घोड़े के ऊपर अपने आप को संभालती रही, परंतु गिरना तो निश्चित था। कि घोड़ी इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसके ऊपर से गिर जाना तो नक्की ही था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। कि जैसे ही महादेवी वर्मा ने अपना बैलेंस खो दिया और नीचे गिर जाती है, वैसे ही वो घोड़ी जो है मानो अपने भूतकाल में से वापस वर्तमान में लौट आई हो। उस प्रकार वो निश्चल खड़ी हो गई और जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो, मानो वो ऐसे खड़ी हो गई मानो कोई पत्थर की मूरत हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। कि मेरे भाई बहन ने चीख पुकार कर सबको इकट्ठा किया। उसके बाद बहुत दिनों तक मुझे बिछौने के ऊपर पड़ा रहना था। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। कि जब महादेवी वर्मा अच्छी तरह से ठीक हो गई तो वो घोड़ी के पास जाती है, तब रानी जो है वो पश्चाताप करने लगी कि मेरी वजह से ही आज इस छोटी बच्ची का ये हाल है, और वो हिनहिनाने लगती है और जिसे देखकर महादेवी वर्मा की आंख में आंसू आ जाते हैं। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। एक दिन महादेवी वर्मा के भाई का जन्मदिन था
उस दिन उसकी नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भिजवाए। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। कि ये तीनों भाई बहन क्या करते थे, कोई भी नई चीज हो, नया कपड़ा हो, तो वो सबसे पहले रानी को दिखाने जाते थे। सुंदर छोटे छोटे सिर मुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया। कि वो छोटे छोटे कड़े जो है वो पहनकर महादेवी वर्मा का भाई जो है वो घोड़ी को दिखाने के लिए जाता है, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतार कर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया। उसने क्या किया कि अपने हाथों से कड़े निकाल दिए और रानी के कान में वो वलय यानी कंगन की तरह वो उसके कान में पहनाकर आ जाता है। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए और फिर सब तीनों खेलने लगे। इसलिए सब भूल गए कि वो कड़े जो है वो रानी के कान में लगा दिए हैं। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। कि शाम हो गई। जब भाई के हाथ में माँ ने कड़े नहीं देखे तो सब खोजने लगे कि कड़े कहाँ गए। रानी अपने कान को खुरों से खोदती कि सबने देखा कि रानी के कान में कड़े नहीं थे, तो सब अस्तबल में जाते हैं तो रानी जो है वो अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को भी नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। कि किसी ने क्या किया था कि रानी के कान में जो छोटे भाई ने कड़े पहनाए थे वो निकालकर चोरी के इरादे से गड्ढा खोदकर गाड़ दिए, लेकिन रानी की वजह से वो कड़े वापस मिल जाते हैं, इसलिए वो सबके हृदय में स्थान पा जाती है। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। ये उनका एक कोई दूसरा अनुभव है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। कि एक सुबह में क्या हुआ कि जब वो अस्तबल में जाते हैं तो रानी के पास एक घोड़े के छोटे बच्चे को देखा। यह कहाँ था कह कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा की कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। कि वो तीनों बच्चे ना समझ थे, इसलिए उन्होंने रामा को पूछा कि ये इतने दिन कहाँ था। तो रामा ने थक हार कर क्या जवाब दे दिया कि ये छोटा सा जीव रानी के पेट में था, वो दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा और भी है, और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। भाई ने क्या कहा कि क्या रानी के पेट में और भी एक बच्चा है। तो रामा ने क्या कह दिया, हाँ है। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी कि ये सब देखकर तीनों आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं और गुस्सा भी उन्हें आता है। गुस्सा क्यों आता है कि ये छोटे से जीव जो है वो कोई काम धाम नहीं करते और उसको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। कि वो क्यों क्रोधित हो गए कि उन्हें क्या लगता है कि ये छोटे से जीव कोई काम धाम करते नहीं और हमें घुमाने वाली रानी का खाना पीना खुद खा लेते हैं और आराम से पेट में सोते रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। उसके भाई ने क्या आइडिया दिया कि चलो हम रानी का पेट चीरकर एक दूसरा बच्चा भी निकाल लेते हैं। इसलिए दो छोटे जो घोड़े के बच्चे हैं वो छोटे भाई बहन के लिए और रानी जो है वो महादेवी वर्मा के साथ रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा। ये तीनों छोटे हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए महादेवी वर्मा को भी उनके भाई का सजेशन जो है वो अच्छा लगा। पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया कि एक दोपहर को वो रानी का पेट काटने के लिए कहीं से सब्जी काटने वाला चाकू जो होता है वो लेकर आता है, और तब मेरे साहस ने जवाब दे देना यानी कि नष्ट होना, अंत हो जाना। कि तब हमारी शक्ति सब नष्ट हो गई चाकू को देखकर। एक और भी समस्या की और हमारा ध्यान गया कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। क्योंकि उन्हें क्या लगा कि अगर हम रानी का पेट चीर तो देंगे लेकिन उसे वापस सीना पड़ेगा, तो हम सिएंगे कैसे। माँ की महीन सी सुई, महीन यानी छोटी,
मांस की छोटी सी सुई से तो उस रानी का बड़ा सा पेट सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था। ये बड़ी सुई थी, वो रामा अपने पास कोठरी में रखता था और वहां हमारी पहुंच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु, अश्व यानी बच्चा शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न ही वो प्रस्ताव कि वो सब बाद में धीरे धीरे उसका पेट काटना और उसका पेट सीना वो सब धीरे धीरे भूल जाते हैं। जैसे ही वो छोटा सा घोड़े का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उस अपना क्रोध भी भूल गए और वो प्रस्ताव भी, रानी का पेट काटने वाला प्रस्ताव भी भूल जाते हैं और वो तीनों बच्चों उस घोड़े के बच्चे के साथ और रानी के साथ खुशी खुशी खेलने लगते हैं। तो इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारे आसपास रहने वाले पशु पक्षी के साथ अच्छी तरह से प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। थैंक यू।